नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं फर्स्ट ग्रेड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर। नेशनल पावर एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके फर्स्ट ग्रेड के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में पीजी लेवल का सिलेबस है। पीजी लेवल में ये टॉपिक दे रखा है। देखो मैं आपको बताऊं कि जो पीजी लेवल का जो ये है टॉपिक, उसके अंदर हम देखेंगे अप्रोचेज ऑफ टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड कॉन्सेप्ट, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उपागम और नेशनल पावर। ये देखो, नेशनल पावर और नेशनल इंटरेस्ट, ये दो अलग अलग टॉपिक हैं। तो हम जो है आज नेशनल पावर के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और पीजी लेवल का है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ से बहुत ही जो है क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन कितने क्वेश्चन आएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो हम आगे जो है चर्चा करेंगे। इसके लिए अपन शुरू करते हैं इसको, है ना। और क्वेश्चन अपना गलत होगा नहीं, अपन इस तरह से पढ़ाई करेंगे कि अपना पूरा जो है टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति, देखो सबसे पहली बात होती है शक्ति, और उसके आगे जुड़ गया राष्ट्रीय शक्ति। तो क्या होता है राष्ट्रीय शक्ति, उसके बारे में एक बार लिख लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। पेन थोड़ा मोटा चल रहा है, इसको थिकनेस कम कर लेते हैं। ठीक है। अर्थ लिखेंगे हम कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्रों को मतलब राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है वो बता रहे हैं कि अपने राष्ट्र की शक्ति क्या होती है, वो बताते हैं कि दूसरे राष्ट्रों के कार्यों को, दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को और दूसरे राष्ट्र की नीतियों को अपनी इच्छा अनुसार, मतलब दूसरे राष्ट्र की कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, बदलाव कर देते हैं, मतलब निर्देशित करते हैं। एक सेकेंड, निर्देशित व नियंत्रित करते हैं। मतलब कि राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है इसके बारे में हम बात करें, नियंत्रित करती हैं। इसे ही सामान्य तौर पर राष्ट्रीय शक्ति कहा जाता है। मतलब कि भारत है, भारत ये देश है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। अब अपन बात करें ये नेपाल है, तो भारत जो है नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या नेपाल के जो भी कुछ भी कदम उठाता है, उसके कोई कार्य, उसकी नीतियां, उसके व्यवहार को भारत अपनी इच्छा अनुसार चेंज करवा दे। कि बोले भारत बोलेगा ये करना है तो नेपाल वही करेगा। यही होती है राष्ट्रीय शक्ति। तो भारत की राष्ट्रीय शक्ति नेपाल की राष्ट्रीय शक्ति से बड़ी है। ठीक है। ये एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया है। ठीक है। राष्ट्रीय शक्ति के संबंध में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान जो विचारक हैं वो माने जाते हैं मार्गरेट थाऊ। मार्गरेट थाऊ जो है सबसे महत्वपूर्ण और बहुत ही बौद्धिक विचारक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इनकी ही जो है पकड़ बहुत मजबूत है। तो इन्होंने जो है क्या क्या बताया है राष्ट्रीय शक्ति के बारे में, कि जो अपन है थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि इनकी सीधी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। इसके आगे मार्गरेट थाऊ लिख लेना। ये परिभाषा जो मैंने लिखवाई है मार्गरेट थाऊ ने ही दी है। ठीक है। अन्य भी कुछ परिभाषा दी है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। कि मार्गरेट थाऊ लिख लो, फिर लिखो शक्ति। शक्ति के बारे में क्या लिखता है मार्गरेट थाऊ, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। शक्ति क्या है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। मतलब कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। एक परिभाषा ये होगी। दूसरी लिखो कि शक्ति जो है आपके साधन भी है और साध्य भी है। मतलब शक्ति साधन और साध्य दोनों हैं। इस तरह से इंपॉर्टेंस शक्ति को दी है। दूसरी हम बात करें कि मार्गरेट थाऊ कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, लिखो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ऐसे के ऐसे एग्जाम में एक परिभाषा आ जाती है कि किसने कहा है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया है। मतलब संघर्ष की एक
प्रक्रिया है, मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अगर संघर्ष होता है तो वो शक्ति की वजह से ही होता है, तो ये एक प्रक्रिया है ना। और एक और लिखो कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में मार्गन तो कहता है ये सारी परिभाषाएं, ये जो है आपकी 4 ये और एक ये 5, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो गलत होना नहीं चाहिए। मतलब ये बोल दिया कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष एक प्रक्रिया है, किसने कहा, वहां पे मार्क ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो है, नेक्स्ट लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का तात्कालिक उद्देश्य, मतलब तात्कालिक उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, शक्ति प्राप्त करना है, शक्ति प्राप्त करना है, ठीक है। मार्गेंथाउ की ये परिभाषा है। मार्गेंथाउ के अलावा एक विचारक है हॉब्स, ठीक है। इसने क्या कहा है, इसने क्या कहा है कि शक्ति की इच्छा, शक्ति की इच्छा मानव की अनवरत इच्छा है। अनवरत मतलब लगातार, मतलब कि शक्ति की इच्छा पाना, मतलब शक्ति की इच्छा ऐसी इच्छा है कि मानव हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहता है, लगातार इसकी इच्छा होती है, और जिसका, देखो मैं भी समझाता हूं, जिसका अंत मृत्यु में होता है, मृत्यु में होता है, मृत्यु के साथ होता है। देखो ये जो हाउस है वो कह रहा है कि शक्ति की इच्छा मानव की अनवरत इच्छा है, मतलब ऐसी इच्छा है जो कभी खत्म नहीं होती है, और ये मृत्यु के साथ ही खत्म होती है शक्ति की इच्छा। अगर आज अपने पास मान लो इतनी शक्ति है, तो कल अपन सोचेंगे यार अपनी पास इतनी होनी चाहिए, फिर इतनी होनी चाहिए, फिर इतनी होनी चाहिए, फिर इतनी होनी चाहिए, मतलब शक्ति जो है उसके पाने की कामना कभी खत्म होगी नहीं, ठीक। एक अन्य परिभाषा लिखो, किसने लिखी है, सावर जन बर्गर, बर्गर ने, मैकडोनाल्ड का बर्गर है, बर्गर नाम ही ऐसे क्या करें, कि यह राष्ट्र की वह क्षमता है, यह राष्ट्र की वह क्षमता है जो दूसरों से उसकी इच्छा विरुद्ध, मतलब पहली वाली जो परिभाषा था ना वैसी बात आ गई इसमें, जो दूसरों की इच्छा विरुद्ध कार्य करा सके। बर्गर क्या बोलता है, बर्गर कहता है कि शॉर्जन बर्गर, बर्गर कहता है कि राष्ट्र, मतलब राष्ट्रीय शक्ति क्या है, वह क्षमता है जो दूसरों से उसकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब उसका मन नहीं है ये काम करने का, लेकिन अपन उसको प्रभावित कर देंगे या वो अपने दबाव में आ जाएगा तो वो उसको काम करना पड़ेगा। ये किस कारण है, क्योंकि अपने पर राष्ट्रीय शक्ति उससे ज्यादा है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट लिखो, एरिक कॉफमैन की परिभाषा, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे थोड़ा, ठीक है, गोला लगा लो इस पे। एरिक कॉफमैन कहता है कि शक्ति के ना, शक्ति के संदर्भ में किसी राष्ट्र के 3 लक्ष्य होते हैं, राष्ट्र के 3 लक्ष्य की बात करता है शक्ति के संदर्भ में। कौन कौन से लक्ष्य होते हैं, पहला लक्ष्य होता है कि शक्ति का संचयन, मतलब जहां से भी शक्ति मिल जाए वहां से शक्ति प्राप्त कर लो, ठीक है। तो प्राप्त जो हुई शक्ति है उसको प्रसार करो, मतलब शक्ति बढ़ाने का प्रयास करो। तीसरी जो बात कहता है वो कहता है शक्ति का प्रदर्शन करो, मतलब शक्ति का प्रदर्शन करने से क्या होगा कि दुश्मन देश जो है आपके, या पड़ोसी देश, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी क्या होगी, जो है पकड़ मजबूत होगी, ठीक है, आपकी हेजेमनी स्थापित होगी। मतलब शक्ति का संचयन करो, शक्ति का प्रसार करो, शक्ति का प्रदर्शन करो। अपन ने देखा होगा कि 15 अगस्त और आपके 26 जनवरी पे भारत में जो है समारोह आयोजित होता है, तो वहां पे कोई ना कोई विदेश मंत्री या विदेशी जो है राष्ट्रपति या कुछ भी जो है मुख्य अतिथि के रूप में आते हैं, ठीक है। तो वहां पे अपन देखते हैं ना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपन टीवी पे कि वहां पे बहुत सारी मतलब मिसाइलें दिखाई जाती हैं, और अपने बिल्कुल हेलीकॉप्टर्स दिखाए जाते हैं, हमारे परमाणु बम, या मतलब अपने पास जो भी सैनिक हथियार वगैरह कुछ भी है ना, तो वो दिखाए जाते हैं। तो क्यों दिखाए जाते हैं वो इसलिए दिखाए जाते हैं कि वहां पे शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है, शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि देख लो पड़ोसी देश हो हमारे पास ये चीज है, पाकिस्तान को दिखाते हैं हम डराने के लिए, ठीक। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लिखो राष्ट्रीय शक्ति के लक्ष्य। राष्ट्रीय शक्ति के लक्ष्य, लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, 2 लक्ष्य हैं,
अपने पास शक्ति है तो उसका लक्ष्य क्या है, मतलब क्यों है अपने पास शक्ति। एक तो देखो क्या होता है, सेल्फ डिफेंस है, आत्मरक्षा। मान दुश्मन देश कल को अपने ऊपर आक्रमण कर देगा, आक्रमण कर देगा तो फिर अपने पास कुछ होना तो चाहिए ना शक्ति। तो अपन सेल्फ जो है डिफेंस मतलब आत्मरक्षा के लिए भी अपन शक्ति का जो है प्रसार करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि अपन अपने क्षेत्र में प्रभाव विस्तार के लिए, मतलब दूसरा देश अपने पे आक्रमण करे नहीं, इसलिए अपन जो है शक्ति को दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये जो है मेनली लक्ष्य हैं आपके जो है शक्ति के विस्तार के। ठीक, विशेषता लिख लेते हैं हम। विशेषता, शक्ति की क्या विशेषता है, विशेषता यह है कि सबसे पहले तो ये अस्थायी है। ठीक है, आज है कल नहीं है ना, अस्थायी या गतिशील लिख लो। आज इतनी शक्ति है, कल इतनी होगी, परसों इतनी होगी, देश में महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई या कुछ ऐसा गृह युद्ध हो गया तो शक्ति वापस से इतनी हो जाएगी। तो अस्थायी प्रकृति की, ये बढ़ती भी रहती है तो घटती भी रहती है। ठीक है, गतिशील है, रुकती नहीं है एक जगह, बढ़ती रहती है। फिर घर में देश में कुछ ऐसी हालत हो गई, फिर ये गिर गई, या दूसरे देश ने, जैसे यूक्रेन था, अभी यूक्रेन के पास शक्ति थी इतनी मान लो, लेकिन अब जो आपके रशिया ने यूक्रेन पे आक्रमण कर लिया। अब ऑब्वियसली सबको पता है कि रशिया ज्यादा पावरफुल है, लेकिन यूक्रेन की इतनी शक्ति थी, अभी वर्तमान में कितनी हो गई होगी, इतनी हो गई होगी। ठीक है, उसके बराबर तो नहीं है ना, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो गतिशील है, रुकती नहीं है शक्ति। ठीक, सेकंड लिखो तुलनात्मक स्वरूप, तुलनात्मक स्वरूप या फिर लिखो सापेक्षता। मतलब शक्ति का स्वरूप है तुलनात्मक स्वरूप, मतलब शक्ति की जब भी हम बात करेंगे, शक्ति की जब भी हम बात करेंगे कि आपके पास कितनी शक्ति है, आपके पास कितनी शक्ति है, तो किसी के सापेक्ष में या किसी के तुलनात्मक रूप में ही अपन बात कर सकते हैं शक्ति की पता लगाया सकता है ना। कैसे कि जैसे अपन बोलेंगे कि ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए बी क्या करते हैं अपन, जैसे पाकिस्तान है और इधर भारत है। ठीक है, पाकिस्तान के पास इतनी है, अब भारत बोलेगा कि हमारे पास 4 मिसाइल है, पाकिस्तान बोलेगा हमारे पास 3 मिसाइल है, पाकिस्तान बोलेगा कि हमारे पास वो है क्या, जैसे परमाणु मिसाइल है ना, जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे चल जाती है। तो भारत बोलेगा हम भी कम है क्या, हमारे पास भी बहुत ज्यादा है। तुम्हारे तो एक मिसाइल है, वो भी खुद ने डेवलप नहीं करी होगी, चीन से ली होगी तुमने, तो गरीब हो ना तुम। तो भारत बोले हमने तो खुद ने डेवलप करी है, हमारे पास इतनी सारी मिसाइल है कि है ना, यहाँ से अमेरिका को उड़ा दें। ठीक, तो मतलब शक्ति का जो प्रदर्शन है वो किस रूप में हो रहा है, तुलनात्मक रूप में, सापेक्ष रूप में, मतलब तुलनात्मक रूप में ही अपन जो है शक्ति का जो है पता लगा सकते हैं। ठीक, शक्ति की दृष्टि से लिखो, शक्ति की दृष्टि से राष्ट्रों में असमानता है। असमानता मतलब किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, सबके पास बराबर पावर नहीं है। ठीक है, कई तत्वों के योग से बनती है शक्ति अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में। कैसे कई तत्वों के योग, मतलब बात करें हम शक्ति क्या बोलते हैं अपन, सैन्य शक्ति की बात करते हैं, सैन्य शक्ति के अलावा आर्थिक शक्ति भी है। ठीक है, सैन्य शक्ति भी, आर्थिक शक्ति भी है, मनोबल शक्ति भी है। तो इन सब से मिलकर ही राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण होता है। हम केवल एक ही पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि केवल सैन्य ताकत के अलावा हमारी आर्थिक ताकत भी है, ठीक, हमारी सांस्कृतिक ताकत भी है। तो ये सारी चीजें मिलके आपके जो है राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करती है। ठीक है, लिखो नंबर 5, शक्ति का स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है। शक्ति का स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है, मतलब कि शक्ति को हम छू के थोड़ा ना देख सकते हैं कि शक्ति का कैसे क्या प्रयोग होता है, मतलब महसूस ही तो कर सकते हैं ना, शक्ति को छू के थोड़ी ना देख सकते हैं। तो इसलिए इसका स्वरूप क्या है, मनोवैज्ञानिक। मन में ही हमको पता है कि हमारे पास इतनी चीजें, इतनी चीजें नहीं है। ठीक है, अब लिखो शक्ति को प्रयोग में लाने वाली विधियां, कौन कौन सी विधियां होती है, जो मतलब किस प्रकार से शक्ति को प्रयोग में लाया जाता है। बहुत ही पुरानी कहावत है, किस तरह से लाया जा सकता है। देखो कौटिल्य ने बोला था ना, साम दाम दंड भेद, मतलब कि इसका मतलब हो गया कि हम किसी भी
राष्ट्रीय शक्ति का प्रयोग करेंगे, किसी भी देश से अपनी बात मनवाएंगे, पहले हम मतलब समझाएंगे उसको कि भाई साहब ऐसे बात है और ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। नहीं मानेगा फिर दाम देंगे, आर्थिक सहायता देंगे या फिर राजनीतिक प्रलोभन देंगे, है ना। ठीक है, फिर भी नहीं मानेगा तो हम जो है भेद को हम पहले ले लेंगे कि, क्योंकि देखो अंतरराष्ट्रीय से युद्ध ही, दंड का मतलब दंड देके ही काम नहीं किया सकता। भेद मतलब हो गया यहाँ पे आपके कूटनीतिक तरीके से आप जो है अपनी बातें मनवा सकते हैं। उसके बाद फिर अंतिम चारा तो है ही युद्ध। इस तरह से जो है विधियां काम में ली जाती है। तो दंड जो है सबसे अंतिम उपाय है, सबसे अंतिम उपाय है। ये नॉर्मल अपने जीवन में भी अगर कोशिश करोगे ना आप, तो जो है अंतिम उपाय दंड ही होता है। पहले हम कोशिश करेंगे कि भाई बात मान जा, समझाएंगे, समझेगा नहीं कोई बंदा, फिर बोलेंगे चल पैसे ले ले या कुछ भी कर ले, ठीक है। फिर भी नहीं मानेगा तो फिर उसके जो है लूप होल्स या कमियां उसकी निकाल के उसका मौके का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर भी नहीं मानेगा तो फिर तो पिट के ही मानेगा, मतलब कोई भी आदमी, ठीक। अब देखो, अब एक जो टर्म्स आती है वो आती है आपके, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने, नीचे कर लेते हैं। अगर लिखा नहीं है तो पॉज करके आप लिख लो वीडियो को, ठीक है। एक जो आती है टर्म वो है शक्ति शून्यता। खूब सुना होगा आपने, शक्ति शून्यता क्या होता है। एक शक्ति शून्यता से मतलब मैं आपको बताता हूँ, पहले एक बार लिख लो फिर मैं आपको समझा देता हूँ कि किसी एक भूभाग में एक महान शक्ति के हटने से, एक महाशक्ति के हटने से पैदा हुए असंतुलन व स्थिरता को बढ़ने के लिए, अस्थिरता को, समझ में आ गई होगी वैसे तो, अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। बढ़ने के लिए अन्य महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, है ना, उदाहरण देता हूं, है ना। क्या है उदाहरण है इसका। अच्छा एक चीज और लिख लो इसमें, इसके जो प्रतिपादक है ना, या किसने इसको कहा था, वो है आपके अमेरिकी राष्ट्रपति थे आइजनहोवर सिद्धांत भी कहा जाता है इसको, ठीक। क्या हुआ था कि मध्य और पश्चिम एशिया में 1956 में जो बात करें, मिस्र राष्ट्र था, वहां स्वेज नहर बहती है ना, स्वेज नहर। तो वहां पे जो मिस्र राष्ट्र था, स्वेज नहर था 1956 में मध्य एशिया में। जैसे अभी मैं आपको कैसे बताऊं, एक मिनट मैप बनाता हूं, कोशिश करता हूं। ये आपका क्या ही है, ठीक है, ठीक। ये मध्य एशिया हो गया आपका, ठीक। ये उधर आगे जाएगा, टर्की हो गया, ये मध्य एशिया हो गया। तो मध्य एशिया में 1956 में मिस्र के स्वेज संकट के बाद, ये मिस्र देश है, यहाँ पे स्वेज नहर है, तो स्वेज संकट के बाद में ब्रिटेन और फ्रांस है ना, ब्रिटेन और फ्रांस, यहाँ पे पहले क्या था कि ब्रिटेन और फ्रांस का आधिपत्य, ये मान लो कि ब्रिटेन और फ्रांस का ही आधिपत्य था। लेकिन 1956 में जब स्वेज संकट आया था, तो 1956 में ब्रिटेन और फ्रांस का आधिपत्य समाप्त हो गया था। और समाप्त होने के बाद है ना, तो वहां पर क्या हो गया कि कोई भी पावर बची नहीं, कोई भी पावर नहीं बची, तो मतलब वहां पे शक्ति शून्य हो गई, कोई भी शक्ति नहीं रही, शक्ति जीरो हो गई, शून्य हो गई। तो उसको भरने के लिए अमेरिका और यूएसए और यूएसएसआर दोनों की होड़ मच गई उसको भरने के लिए, कि ये बोलता था कि मैं यहाँ पे रहूंगा, ये बोलता था यहाँ पे रहूंगा, ठीक है। इसलिए इसे ही शक्ति का जो है आप शून्यता कहते हैं, ठीक। आगे होगा समझ में, इससे आसान लगे मैं क्या ही समझाऊं आपको, बताओ। नेक्स्ट लिखो, शक्ति के प्रकार। शक्ति के हम बात करें प्रकारों की, तो शक्ति के प्रकारों की बात
शक्ति के देखो कौन कौन से प्रकार होते हैं, शारीरिक, है ना, और सैनिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, विचारात्मक, कौन कौन से होते हैं बताओ। देखो शक्ति के जो हम प्रकार हैं वो बात करते हैं तो आर्थिक शक्ति, सेकंड लिखो सैन्य शक्ति लिख लो, सैन्य शक्ति या शारीरिक शक्ति एक ही बात है, तो सैन्य शक्ति लिखो। थर्ड पे लिखो आप मनोवैज्ञानिक शक्ति, जो देश मनोवैज्ञानिक रूप से जितना मजबूत होगा वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अपनी प्रमुख दावेदारी पेश करेगा। एक विचारात्मक शक्ति, विचारात्मक शक्ति, देखो ये होते हैं चार प्रकार। आर्थिक शक्ति से संबंधित है कि जो आर्थिक, कोई भी देश आर्थिक समृद्धि होगी ना उस देश में तो वो शक्ति मजबूत रहेगी, समझ गए। सैन्य शक्ति मतलब जितने ज्यादा हथियार, टेक्निक, है ना, ये सारी चीजें ज्यादा रहेगी तो ये जो है शक्ति, सैन्य शक्ति ज्यादा रहेगी। मनोवैज्ञानिक शक्ति से मतलब ये है कि मनोवैज्ञानिक मतलब किसी देश की अप्रोच क्या रहती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है, तो उसको लेके उनका जो है दृष्टिकोण क्या रहता है किसी भी देश का, तो वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, मनोवैज्ञानिक शक्ति होती है कि आपने जो है किसकी तरफ आपने रुख किया है, किसकी तरफ आपने सपोर्ट किया है, किसकी तरफ आपने नहीं किया है, तो वो क्यों नहीं किया है, क्या कारण है, क्या नहीं है, ये सारी चीजें होती है मनोवैज्ञानिक शक्ति के अंदर। फिर आती है विचारात्मक शक्ति। विचारात्मक शक्ति में हम बात करें तो विचारधारा है, देखो अभी वर्तमान में हम बात करें परीक्षा में साम्यवाद और दूसरी होती है पूंजीवाद, ठीक है। साम्यवाद या पूंजीवाद, साम्यवाद को बढ़ावा देने के लिए आप यूएसएसआर के निकट जाओगे, और पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हो तो आप यूएसए से कहीं ना कहीं प्रभावित हो, और एक दोनों को ही जो है सपोर्ट करते हैं वो है अपना प्यारा भारत, जो कि नाम नॉन अलायंस मूवमेंट है ना, ये अलग चीज है हम बताएंगे बाद में। तो एक होती है दोनों को ही सपोर्ट करते हैं जरूरत के हिसाब से, मतलब दोनों तरफ ही अपन रहते हैं। तो ये होती है विचारधारा, मतलब आपकी विचारधारा भी आपकी शक्ति को प्रभावित करती है। अगर आप साम्यवादी विचारधारा के हो तो आप साम्यवादी तरीके से कार्य करोगे, तो पूंजीवादी विचारधारा के हो तो आप जो है पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के पक्ष में जाओगे, ठीक है। हम बात करें कि कार्ल डायच के अनुसार शक्ति के कितने प्रकार हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अलग से नोट लिख के लिख लो, कार्ल डायच वही है जिसने संचार संबंधी वो दिया था, सिद्धांत दिया था संचार संबंधी अंतरराष्ट्रीय उपागम में, ठीक है। कार्ल डायच ने के अनुसार शक्ति के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार हैं। पहला कौन सा है, सकल शक्ति, दूसरा क्या लिखना है, शुद्ध शक्ति। एक तो होता है ग्रोस और एक होता है नेट पावर, ग्रोस पावर, जीडीपी और शुद्ध जीडीपी, और ऐसा होता है ना, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल शक्ति से क्या मतलब है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी राष्ट्र द्वारा अपनी नीति लागू करना, ठीक है। कोई नीति लागू कर दी, ये सकल शक्ति हो गई। दूसरी है शुद्ध शक्ति। शुद्ध शक्ति का मतलब क्या है कि कोई नीति लागू करने की क्षमता, ठीक है, वह उसका उपयोग के मध्य अंतर। देखो क्या है, एक मिनट में बताता हूँ आपको कि सकल शक्ति होगी कि अपन जैसे भारत है हमारा प्यारा भारत, इसने अंतरराष्ट्रीय कोई भी मतलब नीति लागू कर दी, ये नीति लागू कर दी फुल क्षमता के अनुसार, जितनी क्षमता है उसके अनुसार कोई नीति लागू कर दी, ये हो गई क्षमता जो आपकी सकल शक्ति, ठीक है। उसका जो इम्प्लीमेंट है ना, इम्प्लीमेंट किस तरह से हुआ है उसका, कि
इम्प्लीमेंट किस तरह से हुआ है कि वो लोगों के कितनी काम में आ रही है, उसका कितना उपयोग हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो गई है किसी चीज से, तो उसको जैसे 100% लागू करनी थी 90% ही लागू करी। तो वो जो अंतर है ना इन दोनों का, 100 और ये 90, तो ये 10 का जो अंतर है ना, मतलब 100% लागू करनी थी, प्रभावित होकर 90 ही लागू करी, तो ये 10 का अंतर है ना, तो यही आपका शुद्ध शक्ति है। आगे समझ में? हम बात करते हैं आगे। आगे हम बात क्या करेंगे, अन्य प्रकार की शक्ति। अन्य प्रकार की शक्ति क्या होती है, जैसे हमने बात करी अभी, शक्ति के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार में हमने आर्थिक शक्ति की बात करी, सैन्य शक्ति की बात करी, मनोवैज्ञानिक शक्ति की बात करी, विचारात्मक शक्ति की भी बात करी। फिर एक क्वेश्चन करा हमने डार्ल डायच के अनुसार शक्ति के प्रकार, 2 प्रकार हो गए, सकल शक्ति और शुद्ध शक्ति। अन्य प्रकार में हम बात करेंगे अब, अन्य प्रकार लिख लो, अन्य प्रकार। अन्य प्रकार में हम पहले लिखते हैं क्षमता या सामर्थ्य शक्ति, क्षमता या सामर्थ्य शक्ति। ये जो है अन्य प्रकार के अंदर, क्षमता का निर्माण सेना से है। क्षमता, किसी देश की क्षमता के बारे में हम बात करें, क्षमता का निर्माण लिखो ऐसे, एक बार समझ में आ जाएगा। क्षमता का निर्माण सेना, मतलब किसी देश की जो है क्षमता किस तरह से बढ़ती है, आर्थिक, सेना से हो गई, आर्थिक तत्व हो गए, आपकी जनसंख्या हो गई, है ना, भूगोल हो गया किसी देश का, है ना, इससे संबंधित है। ठीक है, मान लो कि हम केवल सेना में बढ़ाते रहे और हम आर्थिक पक्ष पे ध्यान ही ना दें, हमारे भौगोलिक जो है जो कंडीशन इस तरह की नहीं है, तो हम किसी भी देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए, क्षमता को बढ़ाने के लिए इन सभी फैक्टर्स का होना अनिवार्य है। केवल हम एक ही तरह से नहीं जा सकते कि हम केवल सेना बढ़ा रहे हैं और बाकी पीछे का कुछ पता ही नहीं है। हम सेना पे इतना खर्च कर दे रहे हैं कि कुछ हमारे संसाधनों का ही नहीं पता हमें, हम भूखे मर रहे हैं, है ना। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्या हाल है, यही हाल है, सेना तो बढ़ाया जा रहा है, लोन ले के खाने को वहां पे भूखमरी। ठीक, एक लिखो संबंध परक शक्ति, संबंध परक शक्ति। नेक्स्ट में लिखो संबंध परक शक्ति। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये लिखो आप, ताकत व बल। देखो इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। इसका सिंपल सा मतलब है कि किसी देश, जैसे ये देश है हमारा प्यारा भारत, ये है आपका नेपाल, ये आपका इंडिया, ये आपका नेपाल, तो हमारे संबंध इस देश से किस तरह के हैं। ठीक है, हमारे संबंध किस तरह से होते हैं, या तो आर्थिक संबंध है, हम इससे व्यापार करते हैं, या फिर आपके जो है सांस्कृतिक संबंध है ना, सांस्कृतिक संबंध, या फिर सैन्य संबंध है। ठीक है, सैन्य संबंध में हम हथियार खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इस तरह के आ गए। आर्थिक संबंध में हम व्यापार कर रहे हैं इस देश से, और है सांस्कृतिक संबंध। तो सांस्कृतिक संबंध ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी देश के साथ, जो संबंध स्थापित करने के लिए, मजबूत करने के लिए सांस्कृतिक संबंध, मेरा मानना है कि सांस्कृतिक संबंध जो है आर्थिक संबंधों से ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि सांस्कृतिक संबंध में वहां के लोगों का लोगों से जुड़ाव हो जाता है। ठीक है, लोगों का लोगों से जुड़ा हो जाता है। अब भारत में देखो, भारत में अधिकतर जो है अपन जैसे रेस्टोरेंट होटलों में देखेंगे तो नेपाली जो लोग हैं, नेपाली लोग जो हैं वो सर्विंग करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ नौकरी के लिए आते हैं। ठीक है, तो हमारे और नेपाल के मध्य संबंध इतने मजबूत है, सांस्कृतिक संबंध इतने मजबूत हैं कि वहाँ की जो जनता है, कल को वहां पे यहाँ पे युद्ध हो जाए तो भी जनता यहाँ पे इंडिया में रहना ज्यादा पसंद करेगी। ठीक, क्यों रहना पसंद करेगी, क्योंकि सांस्कृतिक जुड़ाव है ना, पीपुल्स टू पीपुल, कनेक्टिव पीपुल नो किया। ठीक, तो सांस्कृतिक संबंध का जुड़ाव है। तो संबंध पर किसी देश के एक दूसरे देश से संबंध के बारे में जो है किस तरह के संबंध है, वो जो है आपके शक्ति के प्रकार में आता है। ठीक, 3rd नंबर पे लिखो आप संरचनात्मक। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझाने के लिए मैं आपको बता दिया। संरचनात्मक शक्ति, संरचनात्मक शक्ति मतलब, संरचना से क्या मतलब है, हमारे देश या किसी भी देश की संरचना कितनी मजबूत है, क्या है संरचना, है ना। तो पहले तो ये लिखो कि ये
नव, इसमें लिख लो थोड़ा, नव यथार्थवादी है सिद्धांत, नव यथार्थवादी सिद्धांत है, किसने दिया? सुसान स्ट्रेंज, सुसान स्ट्रेंज। इनकी जो बुक है, बुक का नाम लिखो, कैसीनो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि संरचनात्मक शक्ति क्या होती है कि किसी देश में ज्ञान, किसी देश की वित्तीय स्थिति, ज्ञान से मतलब है कि हम वहाँ पे बौद्धिक जो जागरूकता है या पढ़ाई लिखाई है जो कितनी क्या है, ठीक है, वित्तीय स्थिति क्या है, सुरक्षा के संबंधित क्या संरचना है, या उत्पादन किस हिसाब से हो रहा है। तो ये सारे जो चारों फैक्टर है ना, इन सभी चारों फैक्टरों से वहां की संरचना कितनी मजबूत होगी उसके बारे में जो है आपके राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण होगा। राष्ट्रीय शक्ति में संरचनात्मक शक्ति का निर्माण होता है। वहां पे ज्ञान कितना है, वहां की वित्तीय स्थिति कैसी है किसी देश की, वहां सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं, वहां पे जो उत्पादक है उत्पादन क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो वहां की संरचना को मजबूत करती हैं। ठीक, अब एक लिखूं 4 नंबर में, हार्ड पावर तो है सॉफ्ट पावर। एक सेकेंड, हार्ड पावर व सॉफ्ट पावर, इससे क्या मतलब है? हार्ड पावर सॉफ्ट पावर से मतलब ये है कि हार्ड पावर के अंदर क्या चीज आती है और सॉफ्ट पावर के अंदर क्या चीज आती है। देखो, हार्ड पावर के अंदर सैन्य शक्ति आ जाती है आपके, सैन्य शक्ति आने से मतलब कि जो है सारी चीजें स्पष्ट हो जाती है। हार्ड पावर क्यों कहते हैं? आर्थिक शक्ति भी आ जाती है। तो ये दोनों चीजें है ना आपके हार्ड पावर में आती है। ठीक, कि वहां पे सैन्य, अगर सैनिक कितनी मजबूत है, सेना कितनी मजबूत है, वहां पे आर्थिक स्थिति कैसे है ना, संसाधन है कि मौजूद नहीं है। ठीक, ये होती है आपके आर्थिक में हार्ड पावर, है ना। और ये है नेक्स्ट सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर के अंदर क्या होता है कि किसी भी देश की संस्कृति, विचार, राजनीति, है ना, इसमें आपके इतिहास, मूल्य, ये राजनीतिक मूल्य कर लो इसमें ना, इधर ये सारी आपके सॉफ्ट पावर के अंदर आती है। ठीक, सॉफ्ट पावर के अंदर ये आपके आती है। ठीक, अब लिखो नेक्स्ट, हम आगे चलते हैं। शक्ति के इतने सारे प्रकार देख लिए, अब एक प्रकार और देखेंगे अपन बार्नेट ड्यूवॉल के अनुसार। इसके अनुसार, बार्नेट ड्यूवॉल के अनुसार। बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको बस तरीके से पढ़ना है, अपना गलत होगा नहीं कहीं पे भी। हेडिंग डालो बार्नेट ड्यूवॉल के अनुसार शक्ति के प्रकार। इसने जो है शक्ति के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। 4 कौन कौन से प्रकार बताए? एक बताया है आवश्यक शक्ति, आवश्यक शक्ति कंपल्सरी पावर। दूसरा लिख लो संस्थात्मक शक्ति, संस्थात्मक मतलब इंस्टीट्यूशनल। फिर लिखो संरचनात्मक, संरचनात्मक अभी पढ़ के आए थे ना अपन ऊपर, संरचनात्मक शक्ति, ये भी वही चीज बोलता है। और 4th नंबर पे बताया इसने उत्पादक शक्ति। उत्पादक शक्ति से मतलब क्या है अभी पढ़ लेंगे, आर्थिक शक्ति है ना। तो हम बात करते हैं इसमें, इधर लिख लेता हूं आवश्यक शक्ति के बारे में। ठीक, इसको लिखेंगे बाद में। हम बात करते हैं आवश्यक शक्ति के बारे में। आवश्यक शक्ति क्या होता है? आवश्यक, अब हम बात करें अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे ज्यादा शक्ति के लिए क्या आवश्यक है, क्या चीज है, मतलब मेन फैक्टर क्या है? सैन्य व आर्थिक। ठीक, घूम फिर के बात वही आ जाती है, बस सब जो विचार के अलग अलग नामों से इनको पुकार देते हैं। सेना वहां की कितनी मजबूत है और आर्थिक स्थिति वहां की क्या है, उसे ही आवश्यक शक्ति बोलते हैं। सेना अगर मजबूत होगी, आर्थिक संसाधन अगर मजबूत होंगे तो आवश्यक शक्ति मजबूत होगी।
फिर हम बात करते हैं संस्थात्मक शक्ति की। संस्थात्मक शक्ति के अंदर जो है, देखो इसमें एक चीज और लिखना, इस पे प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, सेना पर और इकोनॉमी पे प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है, जबकि संस्थात्मक शक्ति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है किसी भी देश का, अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। अप्रत्यक्ष नियंत्रण क्या होता है? संस्थात्मक, जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है संस्था, ऐसी संस्थाएं जो कि किसी न किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। तो सबसे बड़ी संस्था कौन सी? यूएनओ, या और भी संस्था देख लो, नाटो देख लो, सीटो देख लो, या कोई भी संस्थाएं देख लो जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। ठीक, संरचनात्मक शक्ति अभी बताया था आपको, है ना, सुशांत इंट्रे, ये वाली जो है, इसमें ये चीज समझ लेना, नव यथार्थवादी, तो ज्ञान, वित्तीय सुरक्षा और उत्पादक, मतलब संरचनाएं मजबूत होनी जरूरी है। संरचना में आपके क्या आ गया? ज्ञान, वित्तीय, है ना, ज्ञान आ गया, वित्तीय आ गया, और आपके जो है सुरक्षा, किसी देश की सुरक्षा, जो है आत्मरक्षा या उत्पाद। ठीक, उत्पादक शक्ति की हम बात करें तो उत्पादक शक्ति क्या है? ये किसी देश में क्या उत्पादन है, उत्पादन के आधार पर ही वहां पे, इसमें एक चीज लिखो, मतलब खुद की जो सेल्फ जो डिपेंडेंसी है ना, आत्मनिर्भरता, स्वयं के ऊपर आत्मनिर्भरता, वो इस उत्पादक शक्ति में आती है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन देखो, मैं बताऊं, ये सारी चीजें तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अपना कोई मतलब सब्जेक्टिव पेपर तो होगा नहीं, पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, तो उसमें से क्वेश्चन आएगा कि बार्नेट ड्यूवल के अनुसार निम्न में से कौन सा नहीं है, शक्ति का प्रकार कौन सा नहीं है। तो अपन को इस तरह से तैयार करना है, ये तो समझ में आ जाए ताकि अपनी चीजें याद रखें। ठीक, अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्व कौन कौन से हैं। ठीक, एक मजेदार टॉपिक आने वाला है अभी आगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। देखो मार्गरेंथाउ ने ये जो है बताए हैं कि कौन कौन से तत्व है। मार्गरेंथाउ ने कौन कौन से बताए? एक तो होता है आपके स्थायी तत्व, तो एक होता है आपके अस्थायी तत्व, अस्थायी या फिर परिवर्तनशील। स्थायी तत्व में कौन सी चीज आ गई? स्थायी तत्व में आपके जो चीज स्थायी है, क्या चीज स्थायी है देश के लिए? एक तो भूगोल स्थायी है अपने देश का, एक है आपके प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, ये दोनों चीजें आपके स्थायी है। ठीक, इसके अलावा अस्थायी में हम बात करें तो क्या अस्थायी क्या चीज है? जनसंख्या बढ़ती और घटती रहती है। ठीक है, राष्ट्र का चरित्र, राष्ट्र का वर्तमान में क्या चरित्र, आने वाले 25 सालों में क्या चरित्र होगा, कुछ कह नहीं सकते, चेंज हो जाता है। ठीक है, पहले हम साम्यवाद की ओर झुके हुए थे, थोड़े थोड़े, मतलब झुके हुए नहीं थे लेकिन फिर भी थोड़ा झुकाव साम्यवाद की ओर था। अब वर्तमान में हम पूंजीवाद की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्र का चरित्र किस तरह से है। ठीक, मनोबल, ठीक, आप कूटनीति किस तरह से है, ये सारी चीजें हैं। सैन्य बल, पहले सेना कितनी मजबूत थी और आज की तुलना में हम बात करें तो सेना कितनी मजबूत है, ये आपके अस्थायी परिवर्तनशील तत्वों में आते हैं। ठीक, अब इसके अंदर देखो एक और नाम आता है, मार्गरेंथाउ के साथ एक और नाम आता है, पामर व पार्किंस। अब इन्होंने भी है ना जो राष्ट्रीय शक्ति के तत्व बताए। ठीक है, इन्होंने जो बताए हैं वो भी बताए हैं, वो इस तरह से बताए हैं कि देखो आपको याद हो जाएगा 2 मिनट में। इन्होंने कहा कि देखो आपके मार्गरेंथाउ साहब ने क्या कहा कि स्थायी होते हैं और अस्थायी होते हैं। स्थायी क्या होते हैं समझ में आ गया, जो परमानेंट होते हैं। परमानेंट ये 2 चीज होती है। और पामर और पार्किंस कहते हैं कि मूर्त और अमूर्त। अब देखो मूर्त क्या चीज होती है? मूर्त तो जिसे हम छू के देख सकते हैं, दिखती है हमें, और अमूर्त जिसे छू के भी नहीं देख सकते और दिखती भी नहीं है। ठीक, बस महसूस कर सकते हैं अमूर्त को।
ठीक, अब मूर्त में हम क्या चीज देखेंगे? मूर्त में क्या चीज देखेंगे बताओ? अमूर्त और मूर्त। ठीक, अब मूर्त के अंदर देखो, मूर्त के अंदर जैसे आपकी ऐसा ही चीज है, भूगोल और प्राकृतिक, बस यही यही मूर्त में हम हमारे देश के भूगोल को देख सकते हैं। आप यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन को जान सकते हैं। इसके अलावा जो अमूर्त है, हम जैसे हम बात करें, जनसंख्या इसमें आ जाएगा मूर्त में, इसमें। ठीक, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अमूर्त के अंदर जैसे राष्ट्र का चरित्र हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं केवल। ठीक, आपके यहाँ पे आप मनोबल नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं केवल। ठीक, हम बात करें तो यहाँ की जो गुण, सरकार के गुण, किसके गुण? सरकार के गुण, ये जो चीजें अमूर्त में आती है। ठीक, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं, भूगोल की बात करते हैं। मेनली भूगोल की बात करते हैं, फिर इससे एक जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है आपके जियोपॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीति जियोपॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। वो किस तरह से होती है, क्या होती है, वो भी आगे चर्चा करेंगे आने वाले 10 मिनट में। ठीक है, चलो भूगोल के बारे में हम बात करते हैं कि भूगोल में क्या चीजें आती है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस तरह से इसका योगदान रहता है। देखो, भूगोल की हम बात करें, पहले आता है क्षेत्रफल, फिर आता है आपके जलवायु, फिर आती है आपके स्थलाकृति, और फिर आती है आपके अवस्थिति। किसी देश की अंतरराष्ट्रीय राजनीति या राष्ट्रीय हित किस तरह से प्रभावित करते हैं भूगोल को, वो सारी चीजें अभी हम देखेंगे। ठीक, क्षेत्रफल की हम बात करें तो किसी भी देश का आकार वहां की अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। कैसा करता है कि जितना बड़ा आकार होगा ना, आकार जितना बड़ा होगा, सुरक्षात्मक उपाय उतने ज्यादा होंगे। इसमें लिखो, आकार जितना अधिक, आकार जितना अधिक तो सुरक्षात्मक उपाय अधिक। कैसे? हम बात करें, देखो यूएसएसआर की, हम बात करें यूएसए की, हम बात करें चाइना की, और हम बात करें इंडिया की। जितनी बड़ी कंट्री उतना बड़ा सुरक्षात्मक उपाय। ठीक, समझ में आ गया? हम बात करते हैं जलवायु की। जलवायु में हम बात करें कि किसी भी देश की जो जलवायु है ना, आपकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करती है। सम व शीतोष्ण जलवायु, जो जहां वाले क्षेत्र है ना, सम और शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र, वो कौन कौन से देश हो गए? आपके यूरोपीय देश हो गए, मेनली यूरोपीय देश, मतलब कि आपके भूमध्य रेखा से ऊपर और आपके आर्कटिक रेखा के मध्य के जितने भी देश है ना, ये सम शीतोष्ण यूरोप मान सकते हैं अपन, है ना। तो ये देश कितनी की जलवायु समशीतोष्ण रहती है, तो वहां की जो क्या होता है, उससे क्या फर्क होता है? इससे क्या होता है कि इन देशों में उत्पादन अधिक होता है। लिंक करना सिखा रहा हूँ, उत्पादन अधिक होता है, उत्पादन अधिक होता है तो यहाँ पे व्यापार अच्छा होगा। देखो, उत्पादन अधिक होगा, उत्पादन होगा तो पेट भर ही जाएगा लोगों का, है ना, भरपूर भोजन मिलेगा, है ना, भोजन मिलेगा, अधिशेष बचेगा। लिंक करना बताता हूँ आपको, देखो किस तरह से किसी चीज को लिंक करते हैं, विश्लेषण किस तरह से करते हैं। देखो, उत्पादन अधिक हो गया, किस लिए हो गया? समशीतोष्ण भौगोलिक कारक की वजह से उत्पादन यहाँ पे अधिक हो गया, अधिक हो गया उत्पादन, सभी को पेट भर के भोजन मिल गया। अधिशेष हो गया, अधिशेष हो गया तो फिर व्यापार, व्यापार करा तो आर्थिक सुदृढ़ हुए, आर्थिक सुदृढ़ हुए तो फिर तकनीकों का विकास किया, तकनीकों का विकास किया, साथ में निवेश किया। निवेश कहाँ किया? दूसरे देशों में किया, दूसरे देशों में किया तो लाभ कमाया, लाभ कमाया तो फिर वापस से और इन्वेस्ट किया, और चीजों में इन्वेस्ट किया, निवेश किया, फिर लाभ कमाया, इस लाभ को वापस अपने देश में भेज दिया। ठीक, इस लाभ को भी देश में भेज दिया,
इसे बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक, तो जलवायु देख लो किस कहाँ तक प्रभावित करती है किसी देश को। हम तो बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, और हम व्यापार में, तो आर्थिक विकास भी किस तरह से होता है जलवायु से। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। एक मिनट रुको, इसको थोड़ा मिटा दो, फिर अपन अपनी चीज पे आते हैं वापस। इसको मिटा देता हूँ एक बार। बहुत इजी है अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स, मजा आएगा पढ़ने में। और अभी जब अपन दो देशों के मध्य संबंध स्थापित करेंगे ना, दो देशों के बारे में, भारत पाकिस्तान, या उनके बारे में बात करेंगे, तो मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। ये तो थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के उपागम भी जो पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा जो है आपके थ्योरी वाला पार्ट है। तो थ्योरी वाले पार्ट में थोड़ा जोर आता है, और आपको तो जोर भी नहीं आ रहा होगा, आपको तो पकी पकाई चीजें मिल रही है ना इस तरीके से, तो मजा आएगा आपको काफी। ठीक है, अधिक उत्पादन होता है, अधिक उत्पादन होता है, तो अधिक उत्पादन से क्या होता है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। ठीक, ज्यादा कार्य क्षमता होती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ये चीजें होती है। जलवायु हम बात करें, स्थलाकृति, स्थलाकृति में हम बात करते हैं कि पर्वत होते हैं, नदियां आती हैं, है ना, और रेगिस्तान आते हैं, ये चीजें आती हैं। ठीक, जैसे उदाहरण बात करें, यूके में इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत बढ़िया है यूनाइटेड किंगडम के लिए। इंडिया में हम बात करें, हिमालय पर्वतमाला है। ये स्थलाकृति में आपकी अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर। अवस्थिति से मतलब क्या है कि कोई देश कहाँ स्थित है। जैसे यूएसए की बात करें हम, यूएसए क्या है, सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित क्यों है। जैसे हम बात करें, ये आपका ये यूएसए हो गया। यूएसए स्थित इस जगह है कि यहाँ पे तो अटलांटिक सागर हो गया, ऊपर आर्कटिक सागर हो गया, अंटार्कटिका सॉरी, ठीक है, इधर आपके प्रशांत सागर हो गया, नीचे आपके दक्षिण अमेरिका हो गया। तो चारों तरफ से इस तरह से सुरक्षित है कि यहाँ से अगर आक्रमण करना है ना किसी को, या रशिया को इस पर आक्रमण करना है, परमाणु बम वगैरह एक अलग चीज है, बाकी यहाँ तक आने के लिए उसे समुद्र पार करना पड़ेगा, इधर भी समुद्र पार करना पड़ेगा, ऊपर जा नहीं सकते, साइबेरिया में बहुत ठंड पड़ती है। ठीक है, तो मतलब इस तरह से सुरक्षित है। तो अवस्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए। अब जैसे मान लो भूटान है, भूटान ने कर दिया हमला किस पे, नेपाल पे, या इंडिया पे हमला कर दिया मान लो, 2 मिनट लगेगी इंडिया को यहाँ पे हमला करने में, क्योंकि बिल्कुल टच नहीं है, अब जाने में भी टाइम नहीं लगेगा। वहां अरुणाचल प्रदेश से बैठे बैठे एक मिसाइल जाएगी, भूटान साफ हो जाएगा। हालांकि भूटान अपना मित्र है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ, ऐसे मत बोल देना कि सर ने बोला कि भूटान। ठीक है, अब बात करते हैं हम यूके की, जैसे है ना, यूके की व फ्रांस की कैसे। अच्छा, हम बात करें यूके और फ्रांस महाशक्ति बने, महाशक्ति बने थे ना पहले, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले महाशक्ति थे, सब जगह इनके उपनिवेश थे एक तरह से, ये मान लो। तो कैसे बने हो, क्यों थे, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, समुद्र तटवर्ती है, समुद्र तटवर्ती है, तो पूरे समुद्र में इन्होंने फिर जहाजों का निर्माण किया, जहाजों का निर्माण करके ये पूरे जो है देशों में घूमे और उपनिवेश बना लिए। तो समुद्र पे इनका कब्जा था, ये मानो आप। क्या कहा जाता था कि ब्रिटेन का कहीं सूर्यास्त नहीं होता, इसलिए कहा जाता था। तो ये है आपका भूगोल। ठीक, अब नेक्स्ट चलो, जो टॉपिक जो हम जिस पे आ रहे थे, इतनी चर्चा जिस पे हमने की है, उसका नाम है भू राजनीति। भू राजनीति मतलब जियो आपके पॉलिटिक्स। अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है ये जियो पॉलिटिक्स। सीधा सीधा है ना, आरएस मेंस में, आईएएस मेंस में क्वेश्चन आते हैं रिटर्न मेंस के अंदर। ठीक, जियो पॉलिटिक्स की परिभाषा लिखो कि भू राजनीति, भू राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वह शाखा है भू राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वह शाखा है। कौन सी शाखा है, वह शाखा है जो राष्ट्रीय शक्ति
जो राष्ट्रीय शक्ति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, व विदेश नीति का अध्ययन भूगोल के आधार पर करती है। देखो, भू राजनीति अंतरराष्ट्रीय राजनीति की वह शाखा है जो राष्ट्रीय शक्ति, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति का अध्ययन, मतलब अंतरराष्ट्रीय शक्ति का अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन या विदेश नीति का अध्ययन जो है करेंगे, तो उसके लिए आपको भूगोल को ध्यान में रखना पड़ेगा, किसी देश के भूगोल को। भूगोल में क्या चीज आती है वो अभी आपको मैंने यहाँ पे बताया है, इसलिए ये चीज पहले मैंने स्पष्ट करी थी। ठीक ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इसका सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग, ऐसे लिखो, 1 मिनट। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1890 में स्वीडन में किया था। स्वीडन में किसने किया था? रूरन फिजलन इसने किया था। ठीक, जियोपॉलिटिक्स के कुछ विद्वान हैं जिसमें से हम बात करते हैं पहले एटी महान के बारे में। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। इन्होंने सिद्धांत का नाम लिखो, सी पावर थ्योरी। एटी महान का सिद्धांत, सी पावर थ्योरी। इनकी बुक का नाम लिखो, इन्फ्लुएंस, एक सेकेंड यार, पेन को क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर। ठीक, अब देखो ये क्या होता है, सी पावर थ्योरी, मजा आएगा देखो पढ़ने में। तो ये 4 सिद्धांत, 4 विचारक हैं, चारों ने 4 सिद्धांत दिए, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सी पावर थ्योरी क्या होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था कि सभी जगह ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ये थ्योरी जो है मेनली ब्रिटेन के संदर्भ में दी गई है। ब्रिटेन के उपनिवेश थे, भी बताया था ना, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अवस्थिति ब्रिटेन की कैसी है ये मान लो, ब्रिटेन तो ये किनारे पे समुद्र है। ठीक है, किनारे पे समुद्र है, तो समुद्र में आप जो है बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए, जहाज बना लिया आपने, सब कुछ कर लिया, समुद्र आप घूम रहे हो जहाज बना के। ठीक है, आप दूसरे देशों में जा रहे हो, दूसरे महाद्वीपों पे जा रहे हो और वहां अपने उपनिवेश बना रहे हो। तो समुद्र पे मेनली तकनीकी भी थी ब्रिटेन के पास। ठीक है, तकनीक थी, जहाज बना लिए, ठीक है, हथियार बना लिए और दूसरे देशों पे जाके आप उपनिवेश बना रहे हो। तो समुद्र पे पूरे पे इनका ही कब्जा था। समुद्र शासन तो विश्व प्रशासन, मतलब क्या था कि थ्योरी उस टाइम क्या चलती थी, अगर समुद्र पे आपका कब्जा है ना तो पूरे दुनिया पे सबका कब्जा है। क्यों कब्जा है? क्योंकि और जो देश थे समुद्र में जाने से डरते थे, लेकिन ब्रिटेन ने जहाज बना के समुद्र को पार किया। ऐसे ऐसे देश पहुंचे जो जिनका नाम ही नहीं सुना था। ठीक है, इसलिए इसे ब्रिटेन ने जो है पूरे विश्व पे कब्जा किया था समुद्र के माध्यम से। ठीक, ये था आपका सी पावर थ्योरी। सॉरी, इसके अंदर देखो एक चीज लिख लो, समुद्र पर कब्जा तो पूरे विश्व पर कब्जा, इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक, आगे समझ में? नेक्स्ट चलो, 2 नंबर लिखो। 2 नंबर में हम लिखते हैं मैकाइंडर। ये अलग विचारक है मैकाइंडर। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? इन्होंने देखी थ्योरी दी हार्टलैंड थ्योरी। हार्टलैंड थ्योरी मतलब केंद्रीय भूमि का सिद्धांत। केंद्रीय भूमि का सिद्धांत, इसके बारे में हम बात करें, ये क्या होता है केंद्रीय भूमि का सिद्धांत, उसके लिए देखते हैं। देखो, ये आपका यूरोप का पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं एक बार। ठीक है, ये आपका भारत हो गया,
ठीक, ये आपका जो है थोड़ा सही नहीं बना, थोड़ा कोशिश समझने में आना चाहिए। देखो, केंद्रीय भूमि के सिद्धांत से क्या मतलब था कि जो ये पूर्वी यूरोप है ना, ये आपका जो पूर्वी यूरोप था, इस पे जो शासन करेगा वो आपके हृदय स्थल, मतलब पूर्वी यूरोप का जो ये चीज थी ना, ये वाला क्षेत्र, इसको हृदय स्थल कहा जाता था, केंद्रीय भूमि कहा जाता था। तो जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा वो आपके जो हृदय स्थल पर शासन करेगा, इनका कहना ये था। हृदय स्थल से क्या मतलब था इनका? हृदय स्थल से मतलब था, एक सेकंड में इसको थोड़ा अच्छा से बना देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, देखो, ये आपको ये ये क्या हो गया, पूरे गायब हो गए, ये कैसे हो गया? अरे बन जा यार जल्दी से, एक आइडिया समझ में आ जाएगा आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये आपका हो गया, ये आपका एशिया वाला पार्ट हो गया। क्या हो रहा है यार, ये पेन में? ठीक है, ये एशिया हो गया, ठीक, ये आपके यूरोप हो गया, और ये आपके अफ्रीका हो गया। देखो, आप समझो, केंद्रीय भूमि का सिद्धांत से मतलब यह है कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करेगा, मतलब पूर्वी यूरोप से मतलब हो गया जो इस जगह पे शासन करेगा ना, मतलब यहाँ पे आपके हो गए जर्मनी, साइबेरिया, ये साइबेरिया तक आ गया, जर्मनी से लेके जो साइबेरिया तक शासन करेगा ना इस क्षेत्र में, जहाँ पे जिनका भी यहाँ पे शासन रहेगा, वो आपके हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा। हृदय स्थल से क्या मतलब है? आपका यूरोप महाद्वीप, आपका एशिया महाद्वीप और आपका अफ्रीका महाद्वीप, इन तीनों पे जो है नियंत्रित कर सकता है। विश्वद्वीप की अवधारणा दी है, विश्वद्वीप, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विश्वद्वीप से संबंध मतलब है, तो विश्वद्वीप से संबंधित है आपका यूरोप, आपके एशिया और आपके अफ्रीका, ये तीनों हैं जो विश्वद्वीप कहलाते हैं। ठीक है, और हृदय स्थल ये हो गया, जो जर्मनी से लेके साइबेरिया तक शासन करेगा वो इन यूरोप को, एशिया को और अफ्रीका को नियंत्रित कर लेगा। ये था आपके मैकाइंडर का कहना। ठीक, थर्ड 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 नंबर लिखो, स्पाइकमैन। स्पाइकमैन भी बिल्कुल मैकाइंडर जैसी ही अवधारणा देता है, लेकिन उसका थोड़ा मानना अलग था। ये इसने दी थी हार्टलैंड थ्योरी, और ये देता है रिम लैंड थ्योरी। रिमलैंड से मतलब क्या है कि रिमलैंड से मतलब है, जैसे इसी में समझ लेते हैं थोड़ा, है ना, मिक्स मत करना। रिमलैंड थ्योरी का मतलब कि यहाँ पे जो किनारों किनारों पे जो देश है ना, जैसे यूरोप में ये समुद्री किनारा है, ये ठीक, ये समुद्री किनारा है, तो किनारों पे जो देश है ना, किनारों पे जो देश, ये देश अगर यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, है ना, किनारों पे वाले देश अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं, तो वहां पे जो है अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे भी है जो थोड़े से देश हैं यहाँ पे, कौन से, मध्य दक्षिण पूर्वी एशिया के। देखो मैं बताऊं आपको, किनारों से मतलब ये है कि ये आपका हो गया दक्षिण पूर्वी, ठीक है, यहाँ पे संगठन है सीएटो, मतलब साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो मध्य में हम बात करें तो सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो किनारों से संबंधित है कि जैसे किनारों किनारों पे आपने जो है नियंत्रण कर लिया, इन संगठनों का निर्माण कर दिया। संगठनों का निर्माण करने से ही आपके पूरे जो है विश्व पे जो है स्थापित हो जाएगा शक्ति।
मतलब कि हृदय भूमि की अपेक्षा किनारों की भूमि पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है। यूएसए ने जो नाटो का, सीएटो का और सेंटो का जो गठन किया है ना, इसी के आधार पर किया है। कौन सी थ्योरी के आधार पर? रिमलैंड थ्योरी के आधार पर, है ना। मतलब यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया है, यहाँ पे चाइना का प्रभाव ज्यादा है, चाइना से ज्यादा ही सांस्कृतिक रूप से मिलते हैं। परंतु अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे सीएटो एक गठन कर दिया संगठन का, और आर्थिक रूप से इनको पूंजीवाद की तरफ बढ़ा दिया, इन देशों को सभी को। तो इस तरह से वहां पर जो है अमेरिका का प्रभुत्व स्थापित हो गया, अर्थव्यवस्था वहां की पूंजीवादी कर दी। ठीक। चौथा जो है आपके लास्ट है हाशोफर। हाशोफर से मतलब है आपका, देखो जी, ये सिद्धांत जर्मनी के मतलब है, जर्मनी से संबंधित है। यहाँ पर एक शब्द है लेबन शिरा। लेबन शिरा का मतलब क्या होता है कि देखो, हिटलर क्या मानता था कि जर्मनी जो है आर्य है, जर्मन जो है आर्य है, आर्य है जो कि श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। तो मतलब श्रेष्ठ है तो मतलब ये सब मतलब पूरे विश्व में। देख, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रीजन भी क्या था? जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया, है ना। क्यों? क्योंकि ये बोलते कि हम श्रेष्ठ है, पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहता था। ठीक। इस तरह से जो है आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और इनकी जो विचारधारा है वो बोलते हैं हम आर्य हैं, और आर्य हैं तो विस्तृत वह पृथक क्षेत्र की मांग करते हैं। बोले हम अलग है और हम अलग तरीके से रहेंगे, हमें चाहिए चौड़ा रास्ता, हमें चाहिए अलग अलग चीजें, हमें चाहिए बिल्कुल श्रेष्ठ चीजें। हम श्रेष्ठ हैं तो हम आपके बंधनों से मुक्त हैं, हम अपने आप ही जो है चीजों को मैनेज करेंगे, हमारी ही शक्ति होगी और सब कुछ हमारा होगा, क्योंकि दूसरे लोगों को कम और अपने आप को बहुत ही ज्यादा आंक देते हैं। तो ये है होश और का मतलब। ठीक है। तो राष्ट्रीय शक्ति वाला जो टॉपिक है वो हो गया है आपके समाप्त। और भी मैं टॉपिक आपको कराऊंगा, जैसे इसमें आपको कराऊंगा, ये राष्ट्रीय शक्ति हो गया कंप्लीट, राष्ट्रीय हित वाला टॉपिक कराऊंगा, और बाकी जो आप कमेंट करके बताओगे वो करा दूंगा। बाकी मैं इस पे अभी व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वो लाने वाला हूँ। ठीक है। तो बहुत ही जो है आप नोट्स बना लीजिए। फर्स्ट ग्रेड में मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, तो साथ साथ करेंगे। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल नोट्स बना लीजिए, लिखना है लिख, क्योंकि मैं देखो अलग से पीडीएफ नहीं दूंगा, इसी पे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, गवर्नमेंट गुरु 2.0 शेयर करिए, और अगर कोई चीज़ पूछनी है ना तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल पसंद आएगी तो आपको वीडियो, और शेयर कर सकते हैं। ठीक है। और ये कंटेंट है ना, आपको बिल्कुल जो मैं पढ़ रहा हूँ वो वाला कंटेंट बता रहा हूँ, और ये वाला कंटेंट में से क्वेश्चन उठा के देख लेना, बिल्कुल आपको मिलेंगे। बस ये है बात, आपको बिलीव करना पड़ेगा। ठीक। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।